आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, वो तारीख थी 11 अगस्त साल 2015 की, जब शाम को मुझे मेरे दोस्त प्रतीक का कॉल आया। मैंने फ़ोन उठाया तब उसने कहा, यार सुनना, मम्मी पापा आज बाहर गए हैं और तू तो जानता है कि मैं रात भर अकेले नहीं रह सकता। अगर आज रात तू मेरे यहाँ रुक जाएगा तो कोई दिक्कत है क्या? प्रतीक की सारी बात सुनकर मैं बोला, अरे कोई नहीं, आ जाऊँगा। बोल कितने बजे आना है? इस पर प्रतीक ने कहा, जब तेरा मन करे, बस रात 9 बजे से पहले आ जाना। और इतना कहकर प्रतीक ने फ़ोन रख दिया। खैर, मैं जल्दी जल्दी काम निपटाने लगा ताकि जल्द से जल्द प्रतीक के घर पहुंच सकूं, और सारा काम निपटाकर तकरीबन 8:30 बजे तक अपनी मोटरसाइकिल से प्रतीक के घर की ओर निकल गया। आसमान में काले बादलों का जमावड़ा देखकर मैं बाइक को तेजी से भगाने पर मजबूर था, क्योंकि बारिश किसी भी वक्त आ सकती थी और इस बार तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा तूफान आएगा। खैर, कुछ देर बाद मैं प्रतीक के घर पहुंचा। प्रतीक का घर काफ़ी अजीब सी जगह पर था। आसपास ना तो वहाँ कोई दूसरा घर था और ना ही कोई दुकान, जिस पर मैंने मन ही मन कहा, अब पता चला साले को इतना बड़ा घर सस्ते में क्यों मिल गया। मेरी बाइक की आवाज़ सुनकर प्रतीक ने दरवाज़ा खोला। मैंने बाइक को घर की बाउंड्री के अंदर एक शेड के नीचे रख दिया ताकि अगर बारिश हो भी तो मेरी बाइक भीगे नहीं, और बाइक रखकर हम दोनों अंदर दाखिल हुए। प्रतीक का घर सच में काफ़ी बड़ा था, और इतने बड़े घर में अकेले प्रतीक तो क्या, कोई भी डर जाएगा। खैर, अभी मैं अपनी आंखें फाड़कर उस घर को निहार ही रहा था कि प्रतीक बोला, चल मेरे कमरे में, खाना मैंने बाहर से ही मंगवा लिया था, चल वही खाते हैं। प्रतीक के बोलते ही हम दोनों उसके कमरे की तरफ जाने लगे। फिर उसके कमरे में जाकर हमने कुछ देर बातें की, और बातों ही बातों में मैंने प्रतीक से पूछा, यार तेरा इतना बड़ा घर है, तुम लोग एक वॉचमैन क्यों नहीं रख लेते हो? जिस पर प्रतीक ने अपनी पेशानी की लकीरों को चढ़ाते हुए कहा, हमने एक बार नहीं बल्कि 3 बार वॉचमैन रखा था, मगर सबने 2 दिन में नौकरी छोड़ दी। वो सब हमारे घर के पीछे जो कब। ये बोलते बोलते प्रतीक रुक गया। उसकी आधी अधूरी बात सुनकर मैं बोला, क्या क्या घर से थोड़ी दूरी पर क्या है? इस पर प्रतीक विषय बदलते हुए बोला, छोड़ना वो सब, चल खाना खाते हैं और सो जाते हैं, बहुत तेज बारिश आएगी लगता है, बाकी बात मैं कल सुबह बता दूंगा। फिर मैं और प्रतीक खाना खाने लगे। खाने का पहला निवाला अभी मेरे गले से नीचे उतरा भी नहीं था कि तेज हवाओं के चलते कमरे की खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी। बाहर तूफान और बारिश दोनों ही शुरू हो चुकी थी। खाते खाते मैं उठा और खिड़की की ओर बढ़ने लगा। तभी मुझे किसी आदमी की चीख सुनाई पड़ी। मैं प्रतीक की ओर पलटा और बोला, यार शायद कोई चिल्ला रहा है। इस पर प्रतीक ने दीवार में टंगी घड़ी की ओर देखा। तब रात के 9 बज रहे थे, और फिर वो बोला, ना ना, तेरे कान बज रहे हैं, खिड़की बंद कर और आ जा यहाँ। मुझे भी लगा शायद ऐसा ही कुछ होगा, लिहाजा मैंने खिड़की बंद किया। खाना खाकर कुछ देर और हमने बातें की। फिर बिस्तर पर लेटे लेटे ही मैं कब सो गया कुछ याद नहीं। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे कानों में वही चीख गूंज रही थी जिसे मैंने खिड़की बंद करते वक्त सुना था। मैं झट से उठकर बैठ गया और कमरे के चारों तरफ देखने लगा। हैरत की बात तो ये कि रूम की सारी खिड़कियां बंद होने के बावजूद भी वो आवाज़ मुझे साफ तौर पर सुनाई दे रही थी। मैंने प्रतीक की ओर देखा तो वो गहरी नींद में था
और प्रतीक को देखने के दौरान ही मेरी नज़र तकिए के बीच में रखी बैटरी टॉर्च पर गई। मैंने वो टॉर्च उठाया और प्रतीक के कमरे से होकर घर से बाहर निकलने लगा, ये पता लगाने के इरादे से कि आखिर ये आवाज़ है किसकी और कहाँ से आ रही है। मैं जब घर से बाहर निकला तो तब तक बारिश और तूफान दोनों ही थम चुके थे, मगर वो चीखने की आवाज़ और तेज हो गई। लिहाजा मैं टॉर्च को आगे रखकर और उस आवाज़ को सुनते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। आसपास सिवाय मेरे और कोई इंसान नहीं था। मेरी कदमों के अलावा सिर्फ रात कीड़ों की आवाज़ ही थी उस रास्ते पर। उस आवाज़ का पीछा करते करते मैं प्रतीक के घर से थोड़ा दूर आ चुका था। तभी चलते चलते मेरे कदम एकदम से ठहर गए, क्योंकि वो आवाज़ एकदम तेज हो चुकी थी। इसका मतलब था कि आवाज़ यहीं कहीं से आ रही है। आसपास देखा तो पाया कि मेरी दाईं ओर एक पुराना सा कब्रिस्तान है, जिसकी दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थी। अभी मैं उस कब्रिस्तान में जाने के लिए थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं झट से पीछे मुड़ा तो प्रतीक था। तभी मैंने कहा, "हो, तू है? पर तू तो सो रहा था ना?" इस पर प्रतीक बोला, "वो सब छोड़, तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरी छानबीन वाली आदत गई नहीं अभी तक? यहाँ रुकना ठीक नहीं है, चल घर चल।" इस पर मैंने बोला, "रुकना, यहाँ तक आ गए हैं तो देखते हैं कि आवाज़ है किसकी।" जिस पर प्रतीक ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा, "अबे तू पागल है क्या? तुझे इस कब्रिस्तान के बारे में भी पता नहीं है, इसलिए तू ऐसा बोल रहा है।" पहले पहले तो प्रतीक अंदर ना जाने की जिद पर अड़ा रहा, मगर जब मैंने जिद पकड़ी अंदर जाने की तो उसे झुकना ही पड़ा। फिर मैं और प्रतीक कब्रिस्तान की उस टूटी हुई दीवार को फांदकर अंदर दाखिल हुए। तो जैसे ही हमने कब्रिस्तान के अंदर पैर रखा कि वो चीखने की आवाज़ और भी तेज हो गई। खैर मैं और प्रतीक आगे बढ़ते रहे। चूंकि वो कब्रिस्तान काफ़ी पुराना था, इसलिए कहाँ कब्र है और कहाँ ज़मीन उतना समझ नहीं आ रहा था। अभी हम लोग थोड़ा भीतर गए ही थे कि अचानक ही मुझे ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने मेरा दाहिना पैर पकड़ कर रखा हो, क्योंकि मैं चलने के लिए अपना दाहिना पैर उठा नहीं पा रहा था। मैंने जब अपने पैर की ओर देखा तो मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई, क्योंकि ज़मीन से निकले एक हाथ ने मेरा पैर पकड़ रखा था। मैंने एक झटके से अपना पैर छुड़ाया, जिस पर प्रतीक ने कहा, "संभल कर चल, किसी कब्र में मत चढ़ जाना, देखा ना ये कब्रिस्तान कितना खतरनाक है।" अब मैं भी समझ गया था कि यहाँ सब कुछ गड़बड़ है, मगर मैं डरा नहीं और प्रतीक के साथ आगे बढ़ता रहा। अभी हम लोग उस जगह से थोड़ा आगे गए ही थे कि तभी मेरी नज़र पास ही में मिट्टी के टीले पर बैठे एक आदमी पर गई, जो कि अपना सिर झुकाए जोर जोर से रोए जा रहा था। उसकी चीख इतनी दर्दनाक और कर्कश थी कि मैं चुप नहीं रह पाया। "अरे भाई साहब, क्यों रो रहे हैं आप? और इतनी रात को कब्रिस्तान में क्या कर रहे हैं आप?" जिस पर उस आदमी ने कहा, मुझे अपने घर ले चलो। और ये बोलते हुए जैसे ही उस आदमी ने अपना चेहरा उठाया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसका चेहरा पूरा सड़ा हुआ था, जिससे मांस लटक रहा था। ये सब देखकर मैं और प्रतीक वहाँ रुक नहीं पाए और हमने घर की ओर दौड़ लगा दी। कुछ देर ऐसे ही भागने के बाद प्रतीक ने कहा, ठीक है, वो कब्रिस्तान से बाहर नहीं आ पाएगा। देखा, मैंने कहा था ना, वो कब्रिस्तान भूतिया है और वहाँ से चीखने की आवाज़ें आती रहती हैं। चल ठीक है, तू डर मत। प्रतीक की सारी बात तो मुझे समझ आ गई, मगर एक बात अभी भी खटकती रही कि आखिर प्रतीक इतना हिम्मत वाला कब से हो गया। खैर कुछ ही देर में
हम लोग प्रतीक के घर के दरवाजे पर थे। इससे पहले कि हम दोनों अंदर दाखिल होते हैं, प्रतीक ने कहा, तू चल, मैं 5 मिनट में आता हूँ। इस पर मैं बोला, कहाँ जा रहा है? इस पर उसने फिर से मुझे अंदर जाने को कहा, लिहाजा मैं अंदर चला गया। मगर जैसे ही मैंने प्रतीक के कमरे में जाने के लिए दरवाज़ा खोला तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि प्रतीक बेड पर आराम से सोया हुआ था। मगर ये कैसे हो सकता था? और आज भी ये सोचकर मेरी रूह कांप जाती है कि अगर उस रात मेरे साथ प्रतीक नहीं था तो वो था कौन? खैर, अब प्रतीक दूसरी जगह शिफ्ट हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी दीपक जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।